अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहम्मद बशारत ने रहीम यार खान से। उन्होंने कहा है कि जो लोकेशन है वो आप कोई भी फर्जी कह दीजिएगा, बाकी जितने भी किरदारों के नाम हैं आप बेशक वो एज इट इज रहने दीजिएगा। डॉक्टर शहजाद जैसे ही अपने घर के गेट के सामने पहुंचे तो चौकीदार ने उस बड़े से बंगले का गेट खोल दिया। वो अपनी गाड़ी को खुद ही ड्राइव करते हुए सीधे गैराज में पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो हसीनो जमील बेगम मुस्कुराते हुए सामने आई और बोली, आज आपका चेहरा बता रहा है बहुत भूख लगी है। और इतनी ही देर में उनकी नन्ही सी परी अनीका भागती हुई आई और पापा पापा कहते हुए बाप के साथ लिपट गई। बाप जितना भी थका हुआ हो, जितना भी भूख लगी हो, बेटी को देखते ही सब कुछ भूल जाता है। अपने पास दौड़ती हुई उस बेटी को भाग के गले लगाया, प्यार किया और कहा, मेरी परी कैसी है? वो अपनी तोतली जबान में बोली, पापा मैं ठीक हूं। साथ ही डॉक्टर शहजाद की बीवी मेहरबानों की आवाज आई, पापा को भूख लगी है, पापा से फिर ढेर सारी बातें करेंगे। पापा जल्दी से तैयार हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, फिर हम टेबल पे उनका इंतजार करेंगे। तो वो अनीका मां की हां में हां बुलाने। बच्ची थी, मासूम थी, मां की बात को समझ गई। डॉक्टर शहजाद फ्रेश होने के लिए चले गए। वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद जैसे ही टेबल पर पहुंचे तो उस डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना सज चुका था। डॉक्टर शहजाद की बीवी मेहरबानों और बेटी अनीका भी इंतजार कर रहे थे। टेबल पर बैठते ही तीनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान ही डॉक्टर शहजाद बोले, हां भाई छुट्टियां आ रही हैं तो क्या प्रोग्राम है, फिर कहां जाना है? मेहरबानों बोली, मैं काफी दिनों से सोच रही थी, काफी जगह हम देख आए हैं, इस दफा क्यों ना जो छुट्टियों पे आपके दोस्त ने पहाड़ी इलाके में जो अपना घर लिया है और वो बार बार आपको वहां पे इनवाइट भी कर रहे हैं, तो वहां क्यों ना चलें? डॉक्टर शहजाद खाना खाते हुए बोले, ओ अच्छा, तुम बात कर रही हो सुल्तान अहमद खान की? हां भाई, वो तो काफी दफा कह चुके हैं और उनसे मिले हुए भी काफी अरसा हो गया है। मेहरबानों बोली, हां ना, भाई से मिले हुए भी काफी अरसा हो गया है। वैसे भी आप जानते तो है ना, उनकी फैमिली कोई नहीं है, मुझे किस तरह बहनों की तरह प्यार करते हैं। तो बस इस दफा वहीं चलते हैं, छुट्टियां वहीं पे गुजारेंगे। प्रोग्राम बन गया और जब वो दिन आ पहुंचा, डॉक्टर शहजाद, उनकी बीवी मेहरबानों और बेटी अनीका गाड़ी में सवार हो चुके थे। 7-8 दिनों का सामान, कपड़े, जूते गाड़ी में रख दिया गया था। डॉक्टर शहजाद एक बहुत बड़े नामी गिरामी डॉक्टर थे। लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनका हल्का अहबाब बहुत ज्यादा था, यार दोस्त मिलने वाले बहुत ज्यादा थे और एक बेहतरीन डॉक्टर होने की वजह से लोग ना सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करते थे बल्कि उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। वो एक बेहतरीन मिजाज के, गपशप लगाने वाले एक ऐसे इंसान थे कि जब वो कंपनी में आके बैठते और गपशप करते तो दोस्त कहते, आप महफिल को 4 चांद लगा देते हैं। डॉक्टर शहजाद को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत इल्म रखते थे, बहुत इल्म वाले थे। सिवाय एक टॉपिक पे दोस्त उनको कहते कि आप इस टॉपिक को नहीं मानते, बल्कि जिस टॉपिक पे भी आपसे बात की जाए आप उस पर कमाल महारत रखते हैं, लेकिन आप ये गैर मरई मखलूक, ना नजर आने वाली मखलूक पे बिलीव क्यों नहीं करते? आपको जिन्नात पे क्यों यकीन नहीं है? तो वो कहते, मैं एक
साइंस का स्टूडेंट हूं, मैंने साइंस पढ़ी है। खुदा ने बिल्कुल ऐसी मखलूकात बनाई है, उस पर मेरा यकीन है, लेकिन वो इंसानी आंखों से बहुत दूर है, वो इंसानों को नजर नहीं आती। रब ने उस मखलूक और इंसान के बीच में एक पर्दा डाल दिया है। इसलिए इंसान जो वाकयात सुनाते हैं उस मखलूक के बारे में, वो उनके दिमाग की खलिश होती है। पहले से उन्होंने अपने लाशऊर के अंदर ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से, ऐसे डरावने वाकयात सुन रखे होते हैं, जहां कहीं अंधेरा नजर आया वो कोई कहानी घड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जान के कहानी घड़ते हैं, बल्कि उनके दिमाग के अंदर जो पहले से खौफ मौजूद होता है, उस खौफ की वजह से वो जो कुछ देख रहे होते हैं तो उनका खौफ उसी तरह की स्टोरी उनके दिमाग में बनाना शुरू कर देता है। और जब वो कोई वाकया सुनाते हैं तो मैं हंस पड़ता हूं कि वहां कुछ भी नहीं हुआ था। इनके खौफ की वजह से इनके दिमाग ने इनको ये सब कुछ दिखाया था। वो ऐसी बातें करते तो दोस्त कहते हर टॉपिक पे मजा आता है, सिवाय इस टॉपिक पे, इस पे आप अजीबो गरीब बात करते हैं, पता नहीं क्यों आप ऐसी चीजों को नहीं मानते। वो अपने दोस्तों की जान थे। एक लंबी ड्राइविंग के बाद अपने उस दोस्त के घर पहुंच गए जिसने पहाड़ की एक ऐसी जगह पे एक ऐसा जबरदस्त बंगला खरीदा था जो अपने वक्त का एक इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन घर था, और वादी की एक ऐसी जगह पे बनाया गया था, तकरीबन वो कोना ही बनता था। कोने से मुराद ऐसे नज़ारे उस घर से किए जा सकते थे कि बैक साइड पे आप खड़े होकर देखते तो थोड़े ही फासले पे वो पहाड़ ख़त्म हो रहा होता और नीचे खाई होती। दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़, दूर दूर तक फैले हुए दरख्त, खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती, नेचर। वो नेचर से तो प्यार करता था, कुदरत के नज़ारों से तो वो प्यार करता था, तभी तो उसने यहां पे घर लिया था। दुनिया के शोर से उसने शादी नहीं की थी, लेकिन वो शहजाद का बेहतरीन दोस्त था। जब से उसने ये घर लिया था, मुसलसल शहजाद को और शहजाद की बीवी मेहरबानो, जिसको अपनी बहन कहता था, उसको बार बार बुला रहा था। और अब वो उसके घर पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो ड्राइवर ने, जिसको पहले ही बता दिया गया था, गेट तो खोला, लेकिन सुल्तान अहमद गेट पर ही मुंतजिर था। फौरी तौर पे भागा गाड़ी के पास और अपने यार शहजाद अमर को गले लगा लिया। शहजाद बोला, लगता है तुम तो सुबह से यहीं पे मौजूद हो। वो कहका लगाकर बोला, सुबह से नहीं, रात से यहीं पे मौजूद हूं कि कब तुम लोग पहुंचोगे। जब से तुम्हारे आने की खबर मिली है, बेचैन था कि तुम लोग पहुंचो और मिल बैठें और पुराने दौर की बातें हों, और मेरी यहां पे आके जो एक दुनिया से कट जाने की वजह है, फिर से आबाद हो जाएगी, मेरे घर में रौनक हो जाएगी। देखो कौन आया है, मेरी बहन आई है। और सामने आती मेहरबानों के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरी बहन कैसी है? उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अरे मैं देखो कैसा हट्टा कट्टा, बिल्कुल ठीक हूं। अरे 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 अनीका भी है। और अनीका को उसने उठा लिया और उसको गोद में उठा के प्यार करना शुरू हो गया। मेरी बच्ची भी आई है। अरे अरे आप लोग यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? ये उसने कहा और वो तीनों अंदर की तरफ चल दिए। सुल्तान अहमद के घर के अंदर एक रौनक सी लग गई थी। वो अपने 2 मुलाजमों के साथ और एक चौकीदार, 3 लोग थे उसके घर में। चौथा वो खुद था जो इस बड़े से घर में रहते थे। आज जब ये लोग इस घर में पहुंचे तो एक रौनक सी आ गई थी। पहली दफा इस घर में आ गए थे। वो बोला, आओ पहले मैं तुम्हें घर दिखा दूं, ताकि मेरी बहन को आसानी हो, जहां दिल कहे, जहां आना जाना हो, ताकि तुम्हें सारे घर के बारे में पता हो। मुलाजमों से तारफ हो गया। उसके बाद सुल्तान अहमद उनको लेकर एक एक कमरे में, एक एक ड्राइंग रूम में, हर जगह पे गया, उनको घर दिखाया। मेहरबानों को घर बहुत पसंद आया, लेकिन पहले ही सुल्तान अहमद ने कह दिया, आप लोग जो छुट्टियां गुजारने के लिए आए हैं, मैंने वापस तो नहीं जाने देना। 1 महीना अब आप लोग यहां रहेंगे, फिर जाने दूंगा। शहजाद बोला, अरे भाई तू जानता है मैं डॉक्टर हूं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ बीवी बच्चे जिम्मेदारी नहीं, और भी जिम्मेदारियां हैं, जाना होगा।
अच्छा वो देखेंगे, चलो बैठते हैं। यूं चाय वगैरह का एक दौर चला, बातें वगैरह होती रहीं और बातों बातों में सुल्तान अहमद ने उनको बताया कि आज तूफान भी आने वाला है। बताया तो यही गया है कि आज काफी तूफान आएगा। रात के खाने की मेज पे वो लोग बैठे खाना खा रहे थे कि बाहर ऐसी तेज हवा चलनी शुरू हुई, ऐसी तेज हवा चलनी शुरू हुई कि बादलों की गड़गड़ाहट भी आने लगी। यकीनन वो तूफान जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जिसके शायद वो तो आदी हो चुके थे, लेकिन शहर से आई हुई ये फैमिली आदी नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई और एक ऐसी तेज हवा का शोर, एक ऐसा खौफनाक तूफान था जो वहां के रहने वाले लोग तो शायद आदी हो गए थे, शहर वालों के लिए एक खौफनाक और भयानक मंजर। छोटी अनीका डर कर उठी और अपने बाप की गोद में जाकर बैठ गई। वो जो बाहर से शोर आ रहा था वो इतना ज्यादा था, वो तेज बारिश के कतरे जब दरख्तों के ऊपर, उस घर की छत पर और इर्द गिर्द पहाड़ों पर गिर रहे थे तो एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जैसे पता नहीं बाहर क्या हो गया हो। ऊपर से हवा भी तो बहुत तेज थी। और जब सुल्तान अहमद ने देखा कि बच्ची परेशान हो रही है तो वो उठा और जल्दी से जो कुछ खिड़कियां खुली रह गई थीं उन खिड़कियों को भी वो बंद करना शुरू हो गया ताकि बाहर का शोर अंदर ना आ सके। थोड़ी देर तक शोर काफी कम हो गया लेकिन तूफान अभी भी जारी था। वो इसी तरह बैठे रहे, गपशप करते रहे, यहां तक कि तूफान थम गया। मेहरबानों को और छोटी अनीका को नींद आ रही थी। शहजाद बोले, भाई मेरा तो अभी सोने का इरादा नहीं है। मेहरबानों की तरफ देखकर कहा, आप बच्ची को सुला दो और आप भी सो जाओ, मैं बेडरूम में आ जाता हूं। जी जैसा आपको बेहतर लगे, उसने कहा और वो बच्ची को लेकर बेडरूम में चली गई। यकीनन बच्ची को सुलाना था, उसने अनीका को सुला दिया और खुद भी सो गई। उधर दोनों दोस्त इसलिए बैठ गए थे काफी देर, वो बचपन की बातें, जवानी की बातें, पुरानी गुजरी हुई बातें, क्योंकि सुल्तान अहमद के घर में रौनक सी आ गई थी। वहां जहां रोज तन्हाई थी, रोज खामोशी थी, सिवाय नौकरों की आवाज के कोई आवाज नहीं होती थी, या कुदरत के उन परिंदों की चहचहाने की आवाज जो सुबह चहचहा कर सूरज की आमद का ऐलान करते थे, किरणों का आमद का ऐलान करते थे कि रात की धुंध छटने लगी है और सूरज की किरणें पूरे घर को, इस खूबसूरत वादी को अपनी लपेट में लेने लगी हैं और उजाला होने जा रहा है। और वहीं रात को जब अपने घोंसलों में बोलते वापस पहुंचते तो वही परिंदे इतने जोर जोर से चीखते, चहचहाते, बातें करते जो इंसान समझ तो नहीं सकता था, लेकिन इतना जरूर जान जाता। नेचर में रहने वाला, कुदरत के पास रहने वाला इतना तो समझ चुका था। अब सोने लगे हैं और सोने से पहले ये परिंदे अपने पूरे दिन की दास्तान एक दूसरे को सुना रहे हैं। और फिर वो शोर जो दरख्तों की टहनियों पे उन परिंदों का होता, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता, जैसे वो सब आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में जा रहे हैं। और हर तरफ रात की काली स्याह चादर दरो दीवार को, हर मकान को, हर दरख्त को, हर जमीन के हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती और हर तरफ खूब अंधेरा छा जाता और वो परिंदे भी खामोश हो जाते। वहां दूर कहीं गीदड़ के रोने की आवाज, किसी जंगली जानवर की आवाज आती और एहसास होता अब दिन की जागने वाली मखलूक के लिए काली चादर इसलिए फैलाई गई है कि रात कहलाएगी और सब सो जाएंगे। और रात के दरिंदे बाहर आ गए थे अपने शिकार के लिए। वो दोनों दोस्त भी ड्राइंग रूम में बैठे बातों में मसरूफ थे कि वहीं पे जहां अब बाहर बारिश भी थम चुकी थी, घुप अंधेरा था और बादलों ने वैसे भी आसमान को ढांप रखा था, तो और ज्यादा घुप अंधेरा था। शायद इस पहाड़ी इलाके में कभी चांद निकलता हो तो दरख्त जो एक दूसरे से सर इस अंदाज में जोड़े हुए थे कि दिन को सूरज की किरणें तक नीचे नहीं पहुंच सकती थी, तो रात को चांद की रोशनी कैसे पहुंचती। और आज तो वैसे भी बादलों ने हर जगह पे अपना इस तरह का बसेरा कर रखा था कि चांद की किरणें कहां पहुंच सकती। बाहर खूब अंधेरा था और कोने पे बना हुआ ये वाहिद अकलौता मकान जिसके अंदर रोशनियां जगमगा रही थीं, इर्द गिर्द अंधेरा ही
अंधेरा था। वो दोनों दोस्त बातें करने में महव थे कि उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो, ऐसी चीख जैसे कोई दर्द में कराहता है, तकलीफ में कराहता है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। शहजाद चौंक पड़ा और बोला, यह आवाज सुनी है तुमने? सुल्तान अहमद बोला, हां मैंने सुनी है। यार किसी को मदद की जरूरत है, कोई तकलीफ में है, उसकी आवाज शदीद दर्द में डूबी हुई है। सुल्तान अहमद बोला, भाई इस पे तवज्जो मत दो। क्या हो गया यार, इस पे तवज्जो मत दो, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम जिंदगी बचाना है। कहीं पे भी कोई तकलीफ में होता है तो मैं फौरन, मेरे अंदर का डॉक्टर जाग जाता है कि मेरी जरूरत है किसी को, मैं उसकी जिंदगी बचाऊं। कोई तकलीफ में है यार। सुल्तान अहमद बोला, जो तुम समझ रहे हो ये वैसा नहीं है। क्या मतलब वैसा नहीं है? एक इंसान की चीखने की आवाज आई है, दर्द से कराने की आवाज आई है, किसी को मदद की जरूरत है यार। भाई बात यह है, तू इन चीजों को मानता नहीं है, तू शुरू से ही नहीं मानता, लेकिन याद रख ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो नजर नहीं आती। जिस घर में तू बैठा है इसके थोड़े ही फासले पे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। कब का बना है मैं उसके बारे में ये तो नहीं जानता, लेकिन गांव के लोग अब वहां अपने प्यारों को दफनाते नहीं हैं। कुछ अर्सा पहले तक दफनाते थे। क्या वजह हुई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस घर में कभी कभी ये आवाज उसी कब्रिस्तान से आती है। क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो यार? कब्रिस्तान से आवाज आती है? क्या मतलब है इस बात का? शहजाद मेरा मतलब क्लियर है। इस लम्हे किसी की चीख के आने का मतलब यह नहीं कि वहां पे कोई जिंदा इंसान मौजूद है और उसको मदद की जरूरत है और वो चीख रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि यूं समझो, कोई ऐसा जो नजर भी नहीं आता लेकिन वहां मौजूद है। और यह आवाज एक मखसूस दिन में जरूर आती है, जिस तरह आज एक तूफान आया है। आज घुप अंधेरी रात है, जरूर फिर कुछ हुआ है कि वहां से आवाज आई है। शहजाद बोला, भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार, मैं तो जाऊंगा देखने के लिए। अरे यार शहजाद, मैं तुझे मना कर रहा हूं, बाहर जाना ठीक नहीं है। और वो रात के इस लम्हे उस कब्रिस्तान में, वो बहुत भयानक कब्रिस्तान है। भयानक? शहजाद बोला, किस तरह का भयानक? क्या वहां पे जंगली जानवर है? नहीं, जिस आवाज को तुमने सुना है यही आवाज, और एक नहीं ये कई आवाजें आती हैं। भाई मैं तो जा रहा हूं, मुझे टॉर्च पकड़ाओ। अब सुल्तान अहमद जानता था कि डॉक्टर शहजाद रुकने वाला नहीं है, इंसानियत की मदद करना उसके फर्ज में शामिल था। वो एक बेहतरीन डॉक्टर जो था, और जब वो जान गया कि उसकी जिद के आगे उसके हार मानना पड़ेगी, तो उसने एक टॉर्च उसको पकड़ा दी और एक अपने हाथ में पकड़ ली, क्योंकि वो अपने दोस्त को कैसे अकेला जाने देता, और वो भी इस वीराने में, इस जंगल में। दोनों टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल आए और उसी वक्त कान में एक क्लियर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत चीखी हो। जो पहले आवाज सुनाई दी थी वो तो दर्द में डूबी हुई एक आवाज थी, लेकिन अब जो औरत की आवाज थी चीखने की, वो भी ऐसे था जैसे किसी औरत को शदीद खौफ महसूस होता है। औरत के आगे जब इस तरह का मंजर हो जाए कि उसको लगे कि अब बचना मुश्किल है, जिंदगी खत्म होने वाली है, मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, तो उस वक्त औरत जिस तरह चिल्लाती है, चीख मारती है, खौफ में डूबी हुई आवाज, ऐसी ही औरत की आवाज थी जैसे उसने सामने मौत का फरिश्ता देख लिया हो, किसी जानवर को देख लिया हो, या ऐसा उसके सामने आ गया हो कि अब बचना मुश्किल है, और खौफ में डूबी हुई एक आवाज। वो दोनों चलते हुए रुक से गए और वो शहजाद से बोला, शहजाद सुल्तान से बोला, यार ये तो किसी औरत की आवाज है। हां शहजाद, ये एक आवाज नहीं है, अभी तुम्हें कुछ और आवाजें भी सुनाई देंगी, ये भी कुछ औरतों की आवाजें होंगी, तभी मैंने तुम्हें कहा है अभी भी वक्त है, वापस चलो, हमें नहीं जाना चाहिए।
यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम चाहते हो मैं एक पढ़ा लिखा शख्स जिसने हमेशा साइंस को पढ़ा है वो इस तरह समझ के तुम्हारी बातों को डर जाए? ओ हो, यहां तो कोई भूत है, कोई जिन है, कोई मसला है। क्या बातें कर रहे हो? चलो यार, तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, मैं तो जाऊंगा। सुल्तान अहमद समझ गया कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है। वो खामोश हो गया। वो दोनों उसी आवाज की सिमत का तयन करके आगे बढ़ना शुरू हो गए जहां से पहले एक मर्द के अजीबो गरीब कराहने की दर्द से भरी आवाज आई थी, फिर एक लड़की की चीखने की आवाज आई थी, और थोड़ी ही देर के बाद फिर एक और लड़की की चीखने की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद तीसरी एक और लड़की के चीखने की आवाज आई। और उन आवाजों की सिमत का तयन करते हुए कि किस तरफ से ये आवाजें आ रही हैं, शहजाद आगे बढ़ रहा था और सुल्तान उसके साथ साथ। वो दोनों चलते चलते एक पुराने से कब्रिस्तान की तरफ आ निकले। अपनी उस टार्च जिससे वो रास्ता बनाते हुए आगे आ रहे थे, उस टार्च को उसने कब्रों के ऊपर मारते हुए कहा, यह तो कोई बहुत पुराना कब्रिस्तान नजर आता है। तभी साथ खड़े सुल्तान ने कहा, हां, इसी कब्रिस्तान का ही मैंने तुमसे जिक्र किया था कि बहुत खौफनाक कब्रिस्तान है। लोग दिन को भी जाने को डरते हैं। तुम क्योंकि आ ही गए हो तो बाकी भी मैं तुम्हें बता दूं, लोग समझते हैं यह कब्रिस्तान बहुत खौफनाक है, बहुत भयानक है। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। शहजाद बोला, अब रुको मत, आगे बढ़ो। अब उनको फिर से लड़की की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन मध्यम सी आवाज थी। जितनी पहले दूर से क्लियर आती हुई आवाज थी, अब उस आवाज को सुना गया तो मध्यम सी आवाज इसी कब्रिस्तान से आ रही थी। फिर से वो आगे बढ़े और चलते 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 एक जगह पे शहजाद ने अपनी टॉर्च की रोशनी की तो वो कब्रिस्तान जहां पे तेज बारिश तूफान जो आया था उसकी वजह से हर तरफ पानी पानी था, एक तरफ ऐसे लग रहा था कि मिट्टी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई है। शायद कोई कब्र खुल गई थी या नीचे कोई बहुत बड़ा सुराख था जो तेज बारिश की वजह से वो सुराख खुलना सा शुरू हो गया था। उस जगह पे पानी जमा तो नहीं था, लेकिन शायद मिट्टी शदीद गीली हुई थी, तो गीले होने की वजह से मिट्टी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई थी। वहां पे एक छोटा सा सुराख भी बन गया था। वो जगह एक ऐसी ऊंचाई पे थी कि उसके अंदर पानी नहीं जा सकता था। पानी जो खड़ा था इर्द गिर्द वो साइडों पे बह गया था, लेकिन वो एक कच्ची मिट्टी जो बारिश की वजह से गील गई थी, उसके गिरने की वजह से जो बड़ा सा सुराख था, तो उसने उस सुराख के अंदर टार्च को जैसे ही मारा तो ये देखकर चौंक गया कि वो तो बहुत गहरा सुराख है। डॉक्टर शहजाद ने फौरी तौर पे मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। काफी मिट्टी जब और हटा चुका तो उसने देखा कि नीचे तो एक बाकायदा रास्ता जा रहा है। अरे, ये तो एक बाकायदा रास्ता है, ये कोई कब्र नहीं है। मैं समझा था कोई कब्र है और मुझे यहां से ही महसूस हुआ जैसे आवाज आ रही हो, यहां तो कोई कब्र है, रुको। और यूं जब वो मिट्टी हटाने लगा तो सुल्तान भी पीछे खड़ा ना रहा, उसने भी उसकी मदद की और मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया जो काफी गीली हो चुकी थी। आराम से मिट्टी हट गई। ऐसा लगता था जैसे इंतजार हो रहा था कि ये मिट्टी यहां से कोई आएगा और हटाएगा, और उस मिट्टी को हटा दिया गया था। अब नीचे एक सीढ़ियां नजर आ रही थी, जैसे तय खाने की सीढ़ियां मौजूद होती हैं। एक नीचे रास्ता जा रहा था और उसी लम्हे उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी, 4-5 लड़कियों के रोने और सिसकने की आवाज, जैसे कोई रो रहा हो और सिसक रहा हो। यार, ये आवाज तो अंदर से आ रही है। क्या है ये? कोई जेल है, कोई तय खाना है? किसी को बाहर अंदर कैद करके तो नहीं रखा गया? मुझे लगता है किसी को अंदर किसी ने नुकसान पहुंचाने की घर से अपनी जगह बनाई हुई है और इस जगह को जिन्नों भूतों की जगह मशहूर करके लोगों को डरा दिया है। लोग इस तरफ नहीं आते और अंदर कोई जराइम पेशा या मुजरिम किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुछ लड़कियों को अंदर बंद कर रखा है। वो बेचारी चीखती भी हैं और गांव वाले और तुम लोग समझते हो कि यहां पे कुछ है। मुझे अंदर जाना होगा। सुल्तान बोला, अगर तुम्हारी बात को ठीक भी मान लिया जाए कि हां कोई जराइम पेशा लोग हों और उन्होंने ही ये ड्रामा रचा रखा हो और नीचे किसी को कैद कर रखा और वही पुकारती हैं, तो क्या तुम्हें और मुझे जो निहत्ते हैं इस वक्त खाली हाथ हैं इस तरह नीचे जाना चाहिए? ये तो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, यानी हम खुद सांप के बिल के अंदर घुस रहे हैं सांप को दावत देने के लिए कि हमें डस ले।
अरे भाई, हम चले भी गए और कोई इंसान ही हुए फर्ज करो, तो उनके पास तो हथियार होंगे। शहजाद बोला, नहीं, मैं नहीं समझता इस वक्त यहां कोई मौजूद होगा। हां, अब वो दुनिया से इतनी बेखबर हो चुके हैं कि उनको यकीन है कि लड़कियां अंदर हैं, चीखती रहें, लेकिन जिन्हों भूतों की वजह से, तो हम परस्ती की वजह से, लोग खौफ की वजह से यहां कभी नहीं आएंगे। तुम क्या समझते हो इस तूफान में वो खुद यहां छुपेंगे? अगर कोई है भी सही, कोई ग्रोह भी है, कोई नेटवर्क भी है, खुद नहीं होंगे, लड़कियों को रखा होगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तुम वापस चले जाओ, मैं अंदर जाऊंगा। अरे यार शहजाद, इतना तुम बात बात पे पता नहीं क्यों मैं अकेला जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। भाई तुझे मैं कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? चल चल, मैं चलता हूं तेरे साथ तो बात करना ही फजूल है यार। शहजाद जो मट्टी हटा चुके थे, नीचे एक तय खाना सा था, वो उस तय खाने में उतर गया। उसने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो पता लगा कई सालों से, कई महीनों से, कब से वो नहीं जानता था, वो सीढ़ियां बंद थी जो मिट्टी से भर चुकी थी। और वो टार्च जलाए हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हुआ और उस कब्रिस्तान के उस तय खानानुमा सीढ़ियों पे सुल्तान अहमद भी उसके पीछे उतरना शुरू हुआ। वो मोहतात अंदाज में टार्च को जलाए हुए आगे की तरफ जा रहे थे कि वाकई कोई जानवर, कोई सांप, कोई सबसे खतरनाक मखलूक, इंसान जो बिगड़ जाए, वो उन पे हमला न कर दे। इसलिए वो दोनों ज़हनी तौर पे किसी भी चीज़ से निपटने के लिए तैयार थे। और चलते 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 शायद 14 से 15 के करीब वो सीढ़ियाँ होंगी। उन सीढ़ियों पे कदम रखते रखते जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो वहां पे एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा मौजूद था। इतना मजबूत लोहा और इतना पुराना लोहा देखकर वो हैरान रह गए, लेकिन उस लोहे के आगे कोई ताला नहीं पड़ा हुआ था। उस दरवाजे को बंद तो किया गया था, ताला नहीं डाला गया था। शहजाद उसके करीब पहुंचे और उन्होंने उस लोहे के दरवाजे के अंदर पड़ी हुई कुंडी को खोलना शुरू कर दिया। वो कुंडी बहुत मुश्किल से खुल रही थी क्योंकि कई सालों से शायद वो खुली नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि खुल ही ना सकती। आखिरकार जोर लगा के जैसे कैसे उस कुंडी को खोल दिया गया और जब उस दरवाजे को धकेला गया तो वो दरवाजा शोर पैदा करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। और दो दरवाजे लोहे के जो बने हुए थे जिनको बंद किया गया था, वो दोनों दरवाजे साइडों पर खुल गए। तो सामने जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी तो पता लगा कि वो एक ऐसे तय खाने नुमा गुंबद के नीचे खड़े हैं जैसे किसी वक्त में ये कोई गुंबद था। ऐसा गुंबद जो अमूमन किसी दरबार पे जाएं तो दरबार की बिल्कुल वो कब्र जहां बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी सी कब्र बनाई जाती है, उस कब्र के ऊपर एक गुंबद सा बनाया जाता है। लेकिन फर्क यह होता है, दरबार का गुंबद बाहर खड़े होकर देखें तो आपको ऊपर गुंबद भी नजर आता है, लेकिन ये एक ऐसा गुंबद था जिसके नीचे वो खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे थे। ऊपर तो गुंबद था, लेकिन उससे ऊपर जो जमीन थी उसके बाहर निकला हुआ नहीं था, यानी जमीन ऊपर से बिल्कुल बराबर थी और उसके नीचे छुपा हुआ एक तय खाना जिसके अंदर गुंबद था। उन्होंने उस रोशनी को जैसे ही उस गुंबद के अंदर ऊपर देखकर मारा और नीचे उनकी निगाह पड़ी तो नीचे एक लकड़ी का बहुत बड़ा ताबूत पड़ा था। उसका रंग बहुत मैला कुचैला हो चुका था। और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचे, टार्च की रोशनी में उन्होंने ताबूत को देखा तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक ऊपर उस गुंबद नुमा गोल जो बना हुआ था उसके अंदर से एक मोटा सा रस्सा नीचे की तरफ लटक रहा था और उस रस्से से उस ताबूत को जैसे बांध दिया गया हो। यानी पहले ताबूत को उस रस्से से चारों तरफ से बांधा गया था और बांधने के बाद उस रस्से को ताबूत के बिल्कुल ऊपर बने हुए गुंबद के साथ बांध दिया गया था। और उसी लम्हे वहीं खड़े हुए टार्च की रोशनी में वो गुंबद को और उस जगह को देख रहे थे कि उनके कानों में सिसकियों की आवाज आई। ऐसी सिसकियों की आवाज जैसे लड़कियां दर्द से रोती हैं, सिसकियां ले लेकर रो रही होती हैं, तो ऐसे ही लड़कियों की सिसकियों की आवाज सुनाई थी। वह एकदम से परेशान से हुए कि यार ये तो सिसकियों की आवाज आ रही है। उसी वक्त वो दोनों
जो अपने हाथ में टॉर्च पकड़े मुसलसल इर्द गिर्द देख रहे थे। तभी शहजाद ने गौर नहीं किया था कि उसके साथ खड़ा हुआ सुल्तान अहमद हल्का हल्का कांप रहा है, खौफजदा है। वो तो अपने एक जुनून में, साइंस का स्टूडेंट जो था, इसलिए अपने जुनून में उस गुंबद को और इर्द गिर्द की दरो दीवार को देख रहा था। गोल बना हुआ एक तहखाना सा था जिसके ऊपर गुंबद था। उसके दरमियान में एक लकड़ी का बहुत बड़ा ऐसा बॉक्स रखा हुआ था जिसपे इंसान को मरने के बाद उसके अंदर रखकर दफनाया जाता है, ताबूत। लेकिन वो उसको रस्से से क्यों बांधा गया था? और अभी भी सिसकियों की आवाज, ऐसे लगता था जैसे इर्द गिर्द कोई नादीदा कुव्वत मौजूद है जो नजर तो नहीं आ रही, लेकिन लड़कियों की क्लियर रोने की आवाज, सिसकियों की आवाज इसी जगह से आ रही है। शहजाद कुछ देर सोचता रहा कि एकदम से उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई फिर से धाड़ा हो। इस दफा धाड़ने की आवाज मध्यम सी थी। यह एक मर्द के धाड़ने की आवाज थी जो उसने सबसे पहले सुल्तान अहमद के घर में बैठे हुए उस आवाज को सुना था। वैसी ही आवाज जो पहली दफा सुन के वो चौंका था, एक मर्द की आवाज, वैसी ही एक घुटी घुटी सी मर्द की आवाज उसने सुनी। तो वो सुल्तान अहमद से बोला, ये तो वही आवाज है ना जो हमने घर में बैठी हुई पहली सुनी थी। लेकिन वो ये ना देख सका कि सुल्तान अहमद इतना खौफजदा था कि उसके मुंह से आवाज ही ना निकल सकी। इस मंजर ने, इस छुपे हुए तहखाने नुमा गुंबद ने उसको हिला कर रख दिया था, शदीद खौफजदा कर दिया था। कि उसी वक्त सुल्तान अहमद ने देखा कि शहजाद अपनी टार्च को लिए सीधा उसी दरमियान में रखे हुए ताबूत की तरफ जा रहा है। वो उसका इरादा भांप चुका था और उसको पीछे से बोला, शहजाद मत कर, ऐसा मत कर। शहजाद ने मुड़े बगैर कहा जैसे उस पर जुनून सवार हो चुका हो, मुझे इस राज से पर्दा हटाना होगा। ये क्या राज है? ये कैसी आवाजें हैं? कौन है? क्या कोई लड़कियां इसी के अंदर छुपी हैं? क्या इसके नीचे एक और तय खाना है? क्या है? कुछ तो राज है जो छुपा है, मुझे उस राज को देखना है। उसकी आवाज बताती थी कि उस पर जुनून सवार हो चुका है, वो अब रुकने वाला नहीं है। आगे बढ़ा और उसने रस्से को खोलना शुरू कर दिया। वो एक मुश्किल मरहला था, लेकिन जैसे उस पे जुनून सवार हो चुका था, कैसे उसने जोर लगाया, क्या किया, आखिरकार उसने जैसे कैसे उस ताबूत को जो बंधा हुआ था उस रस्से को उसके ऊपर से हटा दिया और अपने दोनों हाथों को झाड़कर ऐसे फातिहाना अंदाज में देखा सुल्तान की तरफ, जैसे उससे दाद लेना चाह रहा हो कि देखो, बगैर डरे इतने मजबूत रस्सों को मैंने खोल दिया हो। लेकिन शहजाद खड़ा देख नहीं रहा था, बल्कि वो तो ऐसा मधम, ऐसा गुमसुम चा हो चुका था जैसे उसको हाथ लगाओ तो उसमें जान नहीं, कोई ऐसे टच भी करे तो वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाएगा। उसके खौफ का तो ऐसा आलम था, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर जो इस वक्त जज्बाती था और फातिहाना अंदाज में अपने हाथों को साफ कर रहा था कि मैंने देखो एक किला सर कर लिया है, फतह कर लिया है। वो आगे बढ़ा और उसने उसी ताबूत के ढक्कन को खोल दिया। जैसे ही उस ताबूत के ढक्कन को खोला गया तो उसी वक्त पूरे कमरे के अंदर लड़कियों के चीखने की एक ऐसी आवाज गूंजी जो ऐसी खौफनाक आवाज थी कि शहजाद अहमद जैसे बंदे को भी अपने दोनों कानों पे हाथ रखना पड़ा। इतनी जोर से चीखने की आवाज थी, अगर वो अपने कानों पे जैसे हाथ ना रखता तो उसके कान फट जाते। इतनी जोर शोर से लड़कियों की चीखने की आवाज आई थी और वो अपने कानों पे हाथ रखे, आंखें बंद किए, उस आवाज से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद वो आवाज तो बंद हो गई और वो बेचैन था कि इस ताबूत जिसको उसने अभी खोला ही था कि आवाज ने इस तरह से शोर मचाया था कि वो सबको छोड़ के ताबूत के खुले हुए दरवाजे के बावजूद उस ताबूत के अंदर देख तक नहीं सका था, क्योंकि उस ताबूत के खोलते ही अंदर धुआं धुआं हो गया था। उस ताबूत को लगता था जैसे ही दरवाजा खोला गया है, मट्टी इतनी भर चुकी थी कि उसके खुलने की वजह से इस तरह मट्टी उड़ना शुरू हो गई कि धूल मट्टी हो गई। लेकिन वो धूल मट्टी नहीं थी, वो एक धुआं था। और जैसे ही लड़कियों की चीखनों की आवाज बंद हुई, उसने टार्च को उठा के
अंदर की तरफ टार्च को मारा तो वो ये देखकर हैरान रह गया, ये एक इंसान का वजूद था जो अब गल सड़ चुका था। उसके हाथों की हड्डियां भी ख़त्म हो चुकी थी, वहीं पे सिर्फ निशान बने हुए थे कि यहाँ पे हड्डियां थीं बाजू की, ये पसलियों की हड्डियां थीं, ये टांगों की हड्डियां थीं। सिर्फ एक उसकी खोपड़ी थी जो अपनी जगह पे बाकी थी, और उसी खोपड़ी के साथ ही उसने देखा कि जहां सिर्फ एक खोपड़ी इंसान की कायमो दायमो है, बाकी पूरे जिस्म की हड्डियां तक ख़त्म हो चुकी हैं। जहां पे उसका हाथ का निशान था, वहीं हाथ के निशान पे ऐसी ही एक, जैसे मैंने अंगूठी पहन रखी है, ऐसी ही एक अंगूठी भी पड़ी हुई थी। और जैसे ही उसने ये सारी टार्च मार के मंजर को देखा तो उसी वक्त एक काला स्याह साया जो शायद वेट कर रहा था, अभी तक बाहर नहीं निकला था, उस ताबूत के अंदर एक धुआं सा भर गया। पहले मट्टी की तरह था, अब काला स्याह धुआं सा बढ़ गया, और ऐसा धुआं कि उसको खांसना पड़ा, उसके गले में जाके लगा। और डॉक्टर शहजाद खांसता हुआ पीछे हटा, और उसके देखते ही देखते वो धुआं एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। और जैसे ही वो एक इंसान की शक्ल इख्तियार किया तो वो एक इंसान नुमा काला स्याह धुआं उस ताबूत के अंदर उठकर खड़ा हो गया, और उसी वक्त उड़ता हुआ सीधा गुंबद के अंदर चला गया। वो गुंबद जो ऊपर से बंद था, गोल था, उसके अंदर गायब हो गया। और उसी वक्त एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे आकर गिरा। अगर वो अपनी जगह से शहजाद ना हटता तो वो पत्थर उसके सर में लग चुका होता। ना सिर्फ वो पीछे हट गया, बल्कि पीछे खड़े हुए उसको अंदाजा हो गया कि उसका दोस्त सुल्तान अहमद उसके साथ आ तो गया था, वो बुत बना खड़ा है, शायद बेहोश हो चुका है या अपने हवास खो चुका है, हवास बाख्ता हो चुका है। उसने उसे भी जबरदस्ती पकड़ के पीछे खींच लिया, क्योंकि एक बारिश सी शुरू हो गई थी, पत्थरों की बारिश गुंबद के ऊपर से। वो पत्थरों से बचने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद हो चुका था। उस दरवाजे के ऊपर जो चौखट बनी हुई थी, उस चौखट के नीचे उनको पनाह तो मिल गई, वो बाहर नहीं जा सकते थे। दरवाजा किसने बंद कर दिया था? उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की, लेकिन दरवाजा बंद था, जोर से बंद, जैसे अब कभी नहीं खुलेगा। लेकिन उस चौखट जो उस दरवाजे के साथ बनी हुई थी, उस चौखट के सहारे वो पत्थरों की जो बारिश थी उससे वो बच से गए। लेकिन ये क्या, पत्थरों की बारिश बंद ही हुई थी कि उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त सुल्तान अहमद धड़म से नीचे गिरा। वो शायद कब का बेहोश था, कैसे खड़ा था नहीं पता, लेकिन जैसे ही नीचे गिरा वो बेहोश सा हो गया। वो नीचे झुका और टार्च की उस रोशनी में उसको जगाना शुरू हो गया, सुल्तान अहमद होश करो, सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। लेकिन वो बेहोश हो चुका था कि उसी वक्त किसी चीज ने पीछे से उसको कंधे से उठाया और इस अंदाज में उठा के पटखा, जैसे किसी ने जोर से शहजाद को धक्का दिया हो। उसी लम्हे उसको महसूस हुआ और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा, साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसको होश आया तो वो शायद रात सारी वहां पड़े थे, अब सुबह हो चुकी थी। वो जैसे ही उठा उसने देखा मैं कहां हूं। अरे, उसको याद आ गया तो ये तो रात वाली जगह है, लेकिन रात को तो यहां से ईंटें गिर रही थी, पत्थर गिर रहे थे, ऊपर से कई चीजें गिर रही थी। उसने छत की तरफ देखा, छत पे तो कुछ भी नहीं था, छत तो बंद थी, छत से तो ऊपर गिर ही कुछ नहीं सकता था। अरे नहीं, वो तो गिरी थी। उसने नीचे की तरफ देखा कि पत्थर पड़े हैं, लेकिन वहां पे कोई पत्थर नहीं था। ताबूत का दरवाजा उसी तरीके बंद था, हां रस्सियां खुली हुई थी, लेकिन कोई पत्थर नहीं था। उसने सुल्तान अहमद को होश में लाने की कोशिश की, थोड़ी देर तक वो भी होश में आ गया और वो डर कर उठकर बैठ गया और बोला, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं। अरे क्या हो गया सुल्तान अहमद? लगता है कोई हमने बुरा ख्वाब देख लिया था यार, कुछ बुरा सपना था, या रात को पता नहीं क्या हो गया था कि मैं भी सो गया, तू भी सो गया, चल चलते हैं। सपना? तू उसको सपना कह रहा है? वो रात जो कुछ हुआ था वो सपना था? अरे तो क्या था? सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद तो है। कहां है ईंटें? कहां है वो पत्थर जो गिरे थे? सुल्तान अहमद गुस्से से बोला, शहजाद, क्या दोनों को एक ही तरह का ख्वाब नजर आया? ख्वाब दोनों इंसान एक जैसा ख्वाब नहीं देख सकते। मुझे नहीं पता वो पत्थर कहां गए,
लेकिन मैंने भी वो पत्थर देखे थे, वो सपना नहीं है। अच्छा बाबा नाराज क्यों रहे हो, चलो उठो यहां से। उसने उसे उठाया, दरवाजा खुला हुआ था, वो दोनों चलते हुए बाहर आ गए। वो जैसे कैसे घर तो पहुंच गए, लेकिन घर बीवी बेचैन थी, जो सुबह उठ चुकी थी और जान चुकी थी कि शौहर रात से बिस्तर पर नहीं है। घर पूरा देख चुकी थी और घर में उसने जाके देख लिया था सुल्तान अहमद भी नहीं है। तो वो परेशान थी, वो बेचैनी से टहल रही थी। दोनों को आता देखकर हैरानी से बोली, कहां चले गए थे आप, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है भाई, कुछ भी नहीं हुआ। शहजाद ये आपके बालों को क्या हुआ है? शहजाद एकदम से हैरान हुए। बालों को? बालों पे हाथ रखकर कहा, कुछ भी नहीं, ठीक तो है, क्या हुआ है? नहीं, शीशे में देखिए। और एकदम से सुल्तान अहमद भी परेशान हो गए और उसने सुल्तान की तरफ देखा और जैसे हैरान हो गया कि ये भी मेरे बालों को देख के परेशान हो गया, क्या हुआ है? वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया, उसके सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। हैरान हुआ कि मेरे सर के बाल ऐसे सफेद कहां से हो गए। वो हैरानी से बोली, कल तक तो आपके बाल ठीक थे, क्या हुआ है ऐसा कि एक ही रात में आपके सारे बाल सफेद हो गए? वो चौंक पड़ा। शहजाद खुद भी चौंक पड़ा, यह नामुमकिन था, एक ही रात में उसके बाल इस तरह सफेद हो जाते। उसे खैर बीवी को हौसला दिया, सहारा दिया, कुछ भी नहीं, और कवर किया। दोनों फ्रेश हुए, नाश्ते का एहतमाम किया गया, लेकिन उसको सुल्तान अहमद ने कह दिया, ये ठीक नहीं हुआ, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं तुमसे इतना कहूंगा, मैंने जो मंजर देखा है, मेरा इल्म जितना कहता है वो ये है, तुमने किसी को जगा दिया है, बहुत गलत हुआ है। यहां से रोने की आवाजें आती थी, वो औरतों की रोने की आवाज, वो मर्द की धाड़ने की आवाज, बहुत गलत हुआ है। बस मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, यहां मत रुको, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। और हां, मैं किसी से राब्ता करता हूं तब तक, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे बाल वैसे के वैसे हैं, तुम्हारे बालों को सफेद कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही गए थे, मैं तो जाना भी नहीं चाहता था। तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा ना हो, भाभी और बच्ची को कोई खतरा ना हो, इसलिए यहां मत रुको। मैं जब तक ढूंढता हूं तुम वापस जाओ। जैसे शहजाद परेशान सा हो गया और सोचना शुरू हो गया कि जैसे ये ठीक कर रहा है। वो ऐसी बातों को मानता नहीं था, लेकिन जैसे उसके बाल सफेद हो गए थे वो परेशान हो गया था। और तभी उसने फैसला किया कि ठीक है, मुझे वापस जाना है। जल्द ही वो लोग वापस चले गए। शहजाद चुप सा था। वो सारे मंजर उसको याद आ रहे थे। वो उसको ख्वाब तो नहीं कह सकता था कि उसकी बात ठीक थी सुल्तान अहमद की। ख्वाब दोनों को एक जैसा कैसे नजर आ सकता है? और सुल्तान अहमद ने उसे बता दिया था कि उसने वो सब कुछ देखा था, उसे सब कुछ याद था। उनको घर वापस आए हुए आज तीसरा दिन था। उनकी बेटी जिद कर रही थी कि बाहर चलें। उसने बीवी से कहा, ठीक है बाहर चलें। बीवी अभी तक डिप्रेशन का शिकार थी। बीवी इस तरह गुमसुम थी, जो हर वक्त मुस्कुराती, शौहर के साथ हर वक्त बातें करती, वो चुप चुप सी थी। और शहजाद खुद अपनी जगह पे चुप सा था। सवाल ये था, बीवी को तो पूछना चाहिए था, वो मुतमईन तो हुई नहीं थी, लेकिन वो चुप क्यों हो गई थी? शहजाद खुद इतना उलझा हुआ था। वो चाहता था पहले खुद रिलैक्स हो, फिर वो बीवी को भी कायल कर देगा। इसलिए उन दोनों के बीच में ज्यादा बात ही नहीं हो रही थी। जब से वो वापस आए थे, गाड़ी में भी सफर करते हुए दोनों खामोश रहे थे, घर में भी आके खामोशी बरकरार थी। शहजाद चाहता था कि मुझे कुछ तन्हाई का मौका दिया जाए, लेकिन शायद बीवी भी तन्हाई चाह रही थी, खामोशी चाह रही थी, और वो मेहरबानो हर वक्त बातें करने वाली बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। वो दोनों बच्ची के कहने पे तैयार होने के लिए कमरे की तरफ गए, और जब तैयार हो गए तो बच्ची ने कहा, मैं अपना ऊपर से खिलौना लेकर आती हूं। बाप ने कहा, बस आ जाओ। वो बोली, नहीं मुझे चाहिए। और बच्ची चलती हुई ऊपर चली गई। वो दोनों नीचे बैठ गए उसका इंतजार करने के लिए। कोई थोड़ी देर गुजर गई। वो समझे शायद बच्ची है, जाकर खेलना शुरू हो गई। अभी उसने बाहर के लिए कहा था और अभी ऊपर खिलौना लेने गई है, बैठ गई है। बीवी से कहा, कहां रह गई है अनीका? बीवी बोली, रुके मैं देखती हूं। ख्यालों में गुमसुम सी अनीका इस तरह चलती हुई गई कि पहली दफा शहजाद ने नोट किया कि उसकी बीवी बिल्कुल गुमसुम है। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे है जैसे उसका दिमाग कहीं और है, उसको कुछ याद नहीं है
वो कौन है, वो क्या कर रही है, वो कहां जा रही है। चुप करके चलती हुई वो ऊपर चली गई और थोड़ी देर के बाद बीवी के चीखने की आवाज आई। शहजाद जो ख्यालों में गुम था भागता हुआ ऊपर पहुंचा। ऊपर जाकर देखता है तो बीवी चीख रही है और कह रही है कमरे में अनीका नहीं है। तो शहजाद कह रहे इसमें परेशान होने क्या बात है, इधर उधर चली गई होगी। कमरे में क्या, वो तो कहीं पे भी नहीं थी। पूरे घर को छान मारा गया, नीचे तो आई नहीं थी, नीचे तो वो बैठे हुए थे। ऊपर जब घर के कमरों को देखा जा रहा था तो ये भी दिल में ख्याल आया कोई खिड़की खुली हो और बच्ची है, मासूम है, नीचे ना गिर गई हो, कूद ना गई हो। नीचे भी तो कुछ भी नहीं था। पूरे घर को जब देख लिया गया तो कयामत टूट पड़ी इस घर के ऊपर। अनीका गायब हो चुकी थी। मुलाजमों ने ढूंढा पूरे घर में, मुलाजमों से पूछा गया कि वो तो बाहर आई ही नहीं है, बाहर जाती भी कैसे, दरवाजा तो अभी बाहर का मेन बंद था, गेट भी मेन बाहर वाला बंद था और बिल्डिंग का जो मेन दरवाजा होता है वो भी खुलता तो वो बाहर जा सकती थी। वो तो सिर्फ ऊपर गई थी, दोनों की आंखों के सामने। ऊपर से कहां चली गई, क्योंकि खिड़कियां भी बंद थी, दरवाजे भी बंद थे। तो गई तो कहां गई। आवाजें देते रहे, ढूंढते रहे, अनीका कहीं पे नहीं मिली। जब शदीद परेशान हो गए तो अपने एक दोस्त पुलिस वाले को फोन किया। वो शायद फारिग ही था, उसने कहा मैं फौरी आ रहा हूं। वो सीधा घर आया, उसको सूरत हाल बताई गई। उसने भी पूरे घर का विजिट किया और पूछा, दरवाजे खिड़कियां बंद थी, उसको बताया गया सब एज इट इज बंद हैं। तो वो हैरान हुआ, खिड़कियां दरवाजे बंद हैं तो फिर कैसे जा सकती है। क्या किसी ने अनीका को अगर अगवा किया था तो वो गया कैसे बाहर। ऊपर कमरों की जो खिड़कियां थी, क्या उसके जरिए अनीका को लेके वो बाहर गया। वहां से कोई रास्ता ही नहीं था ऐसा जिससे वो नीचे उतर सकता। तो फिर अनीका कहां गई। ढूंढ 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 के जब वो भी थक गए और उसको कुछ समझ ना आई, क्योंकि उसने अपनी तरफ से देखना था क्या कोई अगवा का केस है जो पैसे पहले से ही कोई छुपा हो और उसने अनीका को उठाया हो। नीचे आता तो मियां बीवी बैठे थे, तो ऊपर कोई ऐसा रास्ता था जिससे वो लेकर चला गया हो। ऊपर कोई रास्ता नहीं था। तभी अनीका की तस्वीरें लेकर उसने वो तस्वीरें फैला दी। कहा जैसे ही पता लगता है मैं आपको अनीका के बारे में बताता हूं। उसकी गुमशदगी की हर तरफ तस्वीरें थीं, लेकिन शहजाद अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि अनीका कैसे गायब हो सकती है। वो रात उन दोनों के लिए कयामत की रात थी। मुसलसल शहजाद जहां सोचता उसका दिमाग फटने वाला हो जाता, मेहरबानो रोए जा रही थी, लेकिन इस अंदाज में कि उसका रोना भी घुटा घुटा सा था। ऐसा आवाज, जैसी आवाजें जैसे वहां उस अंदर तय खाने में घुटी घुटी औरतों की आवाजें थी, वैसे ही घुटी घुटी अंदाज में रो रही थी। और वो इस बात पे हैरान था कि ये खुल के रो सकती है, ये घुटी घुटी क्यों रो रही है। लेकिन वो कैसे पूछता, क्या कहता। सुबह हो गई। इंस्पेक्टर दोस्त की कॉल आई। शहजाद, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो। क्या हुआ है। हमें रात एक बच्ची की लाश मिली है, क्या तुम उसको आकर पहचान सकते हो। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वो चीखता हुआ भागा। तो बीवी ने पूछा क्या हुआ है। तो उसके मुंह से निकला एक बच्ची की लाश मिली है। बीवी भागते हुए गाड़ी में बैठ गई। उसको कुछ होश ना था। वो गाड़ी भगाता हुआ वहां तो पहुंच गया, थाने तक। जैसे ही उस इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर शहजाद, मेरे यार, गलती हो गई, वो तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। वो पता लगा है, डॉक्टरों ने कहा है पोस्टमार्टम से पता लग जाएगा, लेकिन वो लाश मैंने भी अब देखी है। मुझे जैसे इतला मिली थी मैंने तुम्हें भी इतला दे दी। वो 8 दिन पुरानी लाश है, 8-10 दिन पुरानी लाश है, अभी की नहीं है। उसका तो चेहरा ही खराब हो चुका है, उसका जिल्द भी खराब हो चुका है। हाँ, उसका कद काट और हुलिया वैसा, कद वैसा था, लेकिन वो कोई 8-10 दिन पुरानी बच्ची की लाश है, वो तुम्हारी बेटी की नहीं है। मैं माजरत खा हूं। शहजाद ने कहा, कहां है वो बच्ची। वो देखने के लिए बजीद था, तो उसको लेकर अंदर गया। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ, उस बच्ची को देखते ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो उसी वक्त जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। वो बच्ची कोई और नहीं, उसकी बेटी अनीका ही थी। जब होश में आया तो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था और उसको बताया गया पोस्टमार्टम हो चुकी है,
8 दिन पहले वाली मिलने वाली बच्ची की लाश अनीका की ही है। अनीचा 8 दिन पहले मर चुकी थी और तुम्हारी बीवी ने भी उसको पहचान लिया था। वो भी देखते ही जमीन पे गिरी और भाभी इस दुनिया से चली गई। जहां अनीका 8 दिन पहले चली गई थी वहां पे भाभी भी चली गई। लेकिन मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूं, तुम तो 1 रात पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हो। अनीका की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है वो तो 8 दिन पहले मर गई है। क्या हुआ? तुम लोगों को पहले क्यों नहीं रिपोर्ट की? ये क्या है? उसका दिमाग शाएं 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 कर रहा था। उसको कुछ होश नहीं था। कैसे उसकी बीवी और बेटी का रुखसती का सामान किया गया, नहलाया गया, कफन पहनाया गया, दफना दिया गया। उसका तो दिमाग शाएं 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 कर रहा था कि उसके बाल एक ही रात में इतने वाइट हो गए थे जैसे वो एक रात नहीं महीना गुजार कर आया हो, और महीने बाद ही जितने बाल सफेद होते हैं उससे भी ज्यादा बाल सफेद हो गए थे। और बेटी भी जो उनकी आंखों के सामने एक शाम पहले गई थी, उसकी लाश 8 दिन पुरानी, और वो भी घर से बहुत दूर मिली थी। उसने फौरी तौर पे ड्राइवर को लिया और उसे कहा चलो सीधा। ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ उसको लेकर सीधा सुल्तान अहमद के पास पहुंचे। सुल्तान अहमद शायद जैसे पहले से ही उनका मुंतजिर था। उसको देखते ही बोला, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, तुम आ गए। भाभी और अनीका कहां है? उसने रोते हुए दुखी दिल के साथ उसको बताया कि वह दोनों इस दुनिया में नहीं रही। वो एकदम से कांप गया। फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो मेरे साथ। वो उसको लेकर सीधा एक बुजुर्ग के डेरे पर पहुंचा। बिल्कुल वो सफेद से बुजुर्ग थे, जैसे उनकी उम्र कई 100 साल से भी ऊपर हो चुकी हो। बहुत ही ज़ईफ बुजुर्ग। उनकी आंखों की पलकें, उनकी भवें, उनके सर के बाल, उनकी दाढ़ी के बाल, जिस्म के बाल सब सफ़ेद हो चुके थे। ऐसा नूरानी चेहरा। वो उनके सामने जैसे ही जाकर बैठा, उसका दिल किया कि वो रोए और दिल कि सारा गुबार निकाल दे, और ऐसे ही किया। वो गया और ऐसे फूट फूट कर रोया कि वो बुजुर्ग सामने बैठे उसके कंधे पे थपकी देते रहे, उसके सर पे हाथ रखते रहे। और जब वो रो चुका तो कहा, मैं चाहता था तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो, इसलिए तुम्हें रोने दिया। तुम्हें आना था यहां पे, तुम आ गए। जो लिखा होता है वह होकर रहता है। जिस अधूरी कहानी को मैं जानता था अब शायद वो पूरी होने जा रही है। मुझे भी तुम्हारे बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है। मेरे बेटे, पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। उस बुजुर्ग ने बताना शुरू किया, यह कहानी बहुत पुरानी है। चौधरी कदीर खान एक ऐसा जालिम, एक ऐसा बदमाश और एक ऐसा गुनाहों में डूबा हुआ शख्स था जो बाप के मरने के बाद चौधरी तो बन गया, लेकिन एक बेइंतहा जालिम चौधरी, जिसको दूसरों को तकलीफ दे के मजा आता था। वो ऐसा एक शैतान शख्स था कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो उसको अपने सामने हंटर से मारता, लोहे की सलाखें गर्म करके उनके वजूद के अंदर घुसा देता, अजियत दे देकर इंसानों को मारता। वो अपनी खौफ, अपनी हैबत बरकरार रखने के लिए कि मेरे मुलाजिम लोग मुझसे डरें, इंसानों के साथ ऐसा वहशियाना जुल्म करता कि गांव के लोग उससे तंग आए हुए थे। जहां उसकी जुल्म और बर्बरियत हर तरफ बढ़ गई थी, पैसे का नशा, जमीन का नशा, वहीं पे उसके अंदर एक खबीस शैतान रहता था। कि तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो काले जादू में, काली दुनिया की शक्तियों में इतनी आगे जा चुका था कि जब उसकी मुलाकात कदीर से हुई तो उसने कदीर को ऐसी ऐसी बातें कदीर के बारे में बता दी जो कदीर की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं जानता था। जो जवानी के कुछ ऐसे कारनामे थे जो उसके दोस्तों को भी नहीं पता थे, सिर्फ कदीर को पता थे। उसने वो भी उसको बता दिए थे, तो वो उसका मुरीद हो गया कि ये तो कोई पहुंची हुई हस्ती है। उसने उसे कहा, मुझे ये सब कुछ सीखना है आपसे, मैं ताकतवर बनना चाहता हूं। आपके पास तो इतना है कि आप दुनिया के हर बंदे के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, मुझे कुछ और भी बताइए। तो उस बंदे ने, जो जादूगर था,
काला जादू, जो शक्तियां हासिल कर चुका था, उसने उससे कहा तुम भी सीख सकते हो, लेकिन ये याद रखना, अगर तुमने एक दफा हां कर दी तो पीछे नहीं हट सकोगे। तुम्हें वो सब कुछ अरेंज करना होगा, सब कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा जो तुम्हें कहा जाएगा, और फिर तुम मेरी तरह शक्तियों के मालिक बन जाओगे, अमर हो जाओगे, एक लंबी उम्र जियोगे, इतनी लंबी उम्र कि तुम कभी मरोगे नहीं। जब तक तुम चाहोगे तुम जवान रहोगे, तुम बूढ़े भी नहीं होगे, और पैसा दौलत सब कुछ तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ताकत तुम्हारी बढ़ती जाएगी। वो तो ऐसी बातें सुन के पागल सा हो गया कि कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मरूंगा नहीं, ताकत बढ़ती जाएगी, पैसा बढ़ता जाएगा, मैं एक ऐसा ताकतवर बन जाऊंगा कि जो मुंह से निकालूंगा वो पूरा होगा। और इस शख्स की तरह जो एक मेरे सामने बैठा है, एक ऐसा जादूगर कि सब कुछ पहले से इसको पता लग जाता है। उसने उसके कुछ और भी इम्तिहान लिए जो उसने बता दिए, और वो उसका और इतना ताबेदार बन गया कि उसने अपने घर के अंदर मौजूद जो तय खाना था, उस तय खाने में वैसे ही चीज़ें जो उसने कहीं खौफनाक ताकतों की शक्लें बनी हुई, खौफनाक चीज़ें जो थीं, उसके तय खानों में बंदोबस्त कर दिया गया। और उसने उसे कहा कि अब वो जो उसको कहता जाएगा वो उसके लिए अरेंज करता जाए। वो उसके लिए जो कहता गया, वो गुनाह सवाब नेकी बदी इसका तो कायल ही नहीं था। वो तो पहले से ही खबीस शैतान था। ताकत के नशे में वो ताकतवर होना चाहता था, इस नशे में वो और भी सब कुछ करने को तैयार हो गया। वो जो भी गलीज गुनाह उससे कहता गया वो सारे गुनाह करता गया, यहां तक कि उसको आखिरी कहा गया कि उसके लिए 7 लड़कियों का बंदोबस्त करना था, जिसके साथ हवस पूरी करने के बाद उनको मार दिया जाता और उनके जिस्म के कुछ आज़ा निकाल के उन पे अमल किया जाता। उस ताकत को हासिल करने के लिए उसने ऐसा ही किया, एक लड़की का बंदोबस्त किया, और सेम उसी तरह जिस तरह उसको कहा गया, उस खबीस ने भी और उस जादूगर ने भी उसके जिस्म को साथ हवस मिटाई, और उसके बाद उसको मार के उसके जिस्म आज़ाद निकाल के वो एक जादू किया, मंत्र किया। फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, फिर चौथी लड़की। अब वो इतना उसका ताबेदार हो गया था कि वो अपनी सल्तनत, अपनी जागीर, अपनी ज़मीनों पे कम तवज्जो देता, वो ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारता। वो दोनों नशे में धुत रहते। अमल करने के लिए जो लड़की का बंदोबस्त किया जाता वो एक ख़ास मखसूस किस्म की लड़की होती, बाकी वो हर वक्त अयाशी के लिए कई लड़कियां मंगवा लेते। लेकिन जो अमल के लिए लड़की लाई जाती उसको सबसे हटाकर छुपाकर नीचे रखा जाता, और वो सिर्फ अमल के लिए होती। और वहीं नशे में धुत वो दोनों वक्त गुजारते। एक दिन ऐसा ही हुआ, 4 लड़कियों की कुर्बानी हो चुकी थी कि वो नशे में धुत थे कि उस दिन चौधरी ने कम नशा किया, लेकिन वो जो आमिल टाइप सा था वो शदीद नशे में धुन हो गया। लेकिन कदीर खान ने कुछ कम पी रखी थी, लेकिन वो उसके साथ ऐसे ही एंजॉय कर रहा था, वैसे ही जैसे वो भी उसके साथ नशे में धुत हो चुका हो। तो उसने नशे में उसको बता दिया कि वो जब 7 लड़कियों का अमल मुकम्मल कर लेगा तो वो जादूगर बहुत बड़ा ताकतवर जादूगर हो जाएगा और वो अमर हो जाएगा, फिर वो मरेगा नहीं। और उसने अपनी अंगूठी को ऐसे चूमते हुए कहा, सारी शक्ति मेरी इस अंगूठी में है, जब तक ये अंगूठी मेरे हाथ में होगी मैं ताकतवर हूं और मैं शक्तिमान हो जाऊंगा। कदीर खान जो कम नशे में था उसको झटका सा लगा और उसने बातों बातों में पूछा कि मैंने आपको 4 लड़कियां दे दी हैं, बाकी 3 रह गई हैं, जब वो भी हो जाएंगी तो फिर आप ताकतवर हो जाएंगे। हाँ, मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। उससे बातें उगलवाता रहा और उसको समझ लग गई कि वो अमल उसके लिए, कदीर खान के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहा था। और उसने बातों बातों से उससे ये भी उगलवा लिया कि उसकी शक्ति उसकी अंगूठी में है। वो नशा करते करते वहीं ढह जाते थे और सुबह उठते थे। और उस रात भी ऐसे हुआ, उसने उसे मजीद पिलाई, खुद शो करता रहा, पी रहा है, पिया नहीं, उसको इतना धुत कर दिया कि वो सो गया। और जैसे ही सोया उसने उसके हाथ से वो अंगूठी उतार ली और उस जादूगर को वहीं नशे की हालत में कत्ल कर दिया।
अगर वो उसकी अंगूठी उसके हाथ में होती शायद वो उसको ना मार सकता, क्योंकि उसने उसकी अंगूठी उसकी उतार ली थी और इतना नशे में धुत था कि उसकी ताकत चली गई और उसने उसे कत्ल कर दिया। वो समझ चुका था ये तो अपने लिए कर रहा है। उसने बहुत से राज उससे उगलवा लिए थे। वो मंत्र कैसे करता था वो उसने मंत्र भी सीख लिया था, सब कुछ वो उससे सीख चुका था। सिर्फ एक बात से नावाकिफ था कि वो अपने लिए कर रहा है, उसके लिए नहीं कर रहा। और वहीं जब वो उसे मार चुका, उसकी अंगूठी उसने अपने हाथ में पहन ली। तब उसने फैसला किया कि अगली जो डेटें आ रही थी उन डेटों में वो लड़कियां लाके मजीद अमल को मुकम्मल करेगा और शक्ति हासिल करेगा। अगली ही रात उसके लिए वो तैयार था। लेकिन लिखा जो होता है वो होकर रहता है। अगली रात वो अमल करने के लिए बैठा। अभी लड़की का इंतजाम नहीं हुआ था। अगले ही दिन उसने लड़की का, एक रात उसने बैठ के पढ़ना था, उससे अगले दिन लड़की का आज़ा निकाल के उसके ऊपर जंतर मंतर करना था। कि वो जैसे ही पढ़ने के लिए बैठा, उसने सब कुछ तो उसको नहीं बताया था। वो तो दायरा कड़ा क्या लगाना होता है, चीज़ें क्या करनी होती है, वो तो सारा कुछ करना होता है। उसने उसको अधूरा बताया था। लेकिन वो अब इतना ताकतवर अपने आप को समझ बैठा कि इस अंगूठी के बदले में सब कुछ कर सकता हूं, कि उसने जब पढ़ने के लिए बैठा तो वो नहीं जानता था कि वो कितना खौफनाक अमल था जो करने जा रहा था, जिसका उसने कड़ा तक नहीं लगाया था। कि अभी बैठा ही था कि मुलाजमों को नीचे से चीखने की आवाजें आई। जब वो तक वो नीचे बचाने के लिए गए तो वो मर चुका था। उन ताकतों ने उसको मार दिया था। वो भूल गया था कि जिस शख्स को मैं मारने लगा हूं इससे पहले मुझे सीखना भी है। अगर वो अक्लमंदी से उसकी अंगूठी अपने हाथ में पहन के और उसको बांध के उससे उगलवा के पूछ लेता तो वो फिर मुकम्मल कर सकता था। अधूरा ही उसने शुरू किया तो उन ताकतों ने, जो शैतानी ताकतें थी, उसको मार दिया। अब वो मर चुका था। लेकिन वहीं मुलाजमों के साथ भी ऐसा होने लगा कि मुलाजिम रात को सोए होते तो कोई अनदेखी वजूद, अनदेखी मखलूक उन पे थप्पड़ों की बारिश कर देती। एक मुलाजिम ने ख्वाब देखा कि जिसको तुमने कब्र में दफनाया है इसको इस कब्र से निकालो और ताबूत बना के एक नीचे गुंबद बना के तय खाने में इसको दफनाओ तो तुम लोगों की जान छूट जाएगी, वरना तुम्हारे भी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बीवियां मरते जाएंगे। उसने ख्वाब, बड़ा एक वो मुलाजिम था, उसने ख्वाब एक दो और लोगों को सुनाया और वाकई ऐसे हुआ कि उन्हीं मुलाजमों की बीवी और बच्चों को भी ख्वाब नजर आए और उनमें से एक की बीवी के बच्चे, बीवी और उसकी बेटी रात को सही सोए, सुबह उठे तो वो मरे हुए थे। हवेली में भी अजीब सी एक आवाजें आना शुरू होती हैं और वो आवाजें उसी मरे हुए चौधरी कदीर की होती। तभी फैसला किया गया और उन्होंने कहा, जो ख्वाब एक अकेले मुलाजिम ने नहीं कई मुलाजिम देख चुके थे, सेम ही ख्वाब था। उन्होंने फैसला किया उसकी कब्र को खोदा गया और एक ताबूत बना के उस ताबूत के अंदर रख के, एक कुंबद बना के कब्रिस्तान के अंदर उसकी कुंबद को, ताबूत को बांध दिया गया। और जो उसने मंजर देखा था वो सारा मंजर उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे करके बंद दिया गया और कहा लोहे का जो दरवाजा लगा के उसको मुस्तकिल बंद कर दिया जाए। और वो बुजुर्ग जो सामने बैठे थे और बोले वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने उनको कहा था, जब उन्होंने ख्वाब देखा था तो वो परेशान होकर किसी अल्लाह वाले के पास गए थे और मेरे उस्ताद मोहतरम के पास ही गए थे। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था तुमने ख्वाब जो देखा है सच्चा है, वो शैतान है, अभी भी नहीं, मरने का भी इसका वक्त है, इसको इस तरह दफना दो। और उनके कहने पे उसको ऐसे दफनाया गया था। मेरे उस्ताद ने मुझे सिर्फ इतना कहा था एक वक्त आएगा, उसको मारने वाला भी आएगा, उसका भी अपना नुकसान होगा, लेकिन वो इसको खत्म करेगा, वो उसके मकबरे में जाएगा। और फिर मुझे पता लगा तुम उसके मकबरे में गए हो तो मैं समझ गया वो तुम ही हो जिसने उस शैतान को खत्म करना है। और उसने साथ बैठे हुए सुल्तान अहमद की तरफ इशारा किया। जब ये मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया तो मैं समझ गया जो मेरे उस्ताद मुझे कह के गए थे वो वक्त आ गया है, शैतान को मारने का वक्त। मेरे बच्चे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी ये इसलिए मरे हैं कि उस शैतान ने 7 औरतों का कत्ल करना था। मरने के बाद भी वो ताकतवर हो गया है।
4 पहले ही मार दी गई थी और 2 अब ये 6 हो चुकी हैं। और एक चांद की मखसूस तारीख में वो शैतान 7वां कत्ल भी करेगा। उतनी शक्ति तो हासिल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ताकतवर हो जाएगा। तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम इसको खत्म करना चाहो तो खत्म कर सकते हो। शहजाद बोला, मेरी जिंदगी का तो मकसद ही खत्म हो गया है। मैं बीवी और बेटी के अलावा तो मेरे जीना भी नहीं चाहता। प्लीज मुझे मौका दीजिए, उस शैतान को मैं अपने हाथ से मारूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। उन बुजुर्ग ने उसको बहुत कुछ बता दिया, पढ़ने के लिए भी बता दिया कि करना यही है, उसकी कब्र के उसी ताबूत के अंदर जाके बैठना है जहां से वो आज़ाद हुआ है शैतान, और उसी ताबूत के अंदर वो जो अंगूठी है अब भी मौजूद है, वो उसको उठा नहीं सकता। मेरे उस्ताद ने उस पर दायरा कड़ा लगा दिया था। खुद तो निकल कर वो भाग गया, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा बाहर भटकती फिर रही है। वो वहीं आएगा, वो वहीं आएगा, लेकिन तुमने उसके अंदर बैठ के उसको खत्म करना है। और ये लो पानी, ये मैंने तुम्हारे लिए दम कर दिया है, ये पी कर जाना, और जब उसके वजूद पे इस पानी को डाल देना तो उस पूरे मकबरे के अंदर भी पानी डाल देना। वो मकबरा निस्तो नाबूद हो जाएगा। याद रखना, बहुत सख्त मरला है, बहुत कठिन मकला है, ऐसा मरला है कि तुम्हारी जात को भी नुकसान पहुंचेगा। तुम्हारे ऊपर है मेरे बेटे, करना चाहो या वापस जाना चाहो। वो बोला, मेरी बच्ची, मेरी प्यार करने वाली बीवी, दोनों चले गए हैं, मैं उस शैतान को खत्म करके रहूंगा। यूं वो मकबरा जो कई सालों से गायब हो चुका था, जो बंद हो चुका था, उस बुजुर्ग के कहने पे कि वो तुम्हारे आगे इसलिए खुला था, उस बारिश में तुम्हारा पहुंचना, उस मकबरे का खुलना, ये अलामत है इस बात की कि तुमने ही उस शैतान को ख़त्म करना है। वरना कई दफ़ा लोग गए, उस मकबरे के दरवाजे को बंद कर दिया गया था, लोगों को पता तक नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ें जो आती थीं वो हकीकत थीं। उन लड़कियों की और उस शैतान की आवाज़ें आती थीं। डॉक्टर शहजाद उस रात उस मकबरे के अंदर गया और चलता हुआ, आज वो डर नहीं रहा था, उसने जाकर लालटेन जलाया और उस ताबूत को खोलकर, अभी तक वो अंगूठी वहां पे मौजूद थी, उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहना और जाकर बैठ गया। पानी की बोतल उसके पास थी और वो पी कर गया था। जिसको कहा गया उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर पढ़ते हुए हुई थी कि उस कमरे के अंदर ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो, ऐसा जलजला जिसमें पत्थरों की बारिश होनी शुरू हो गई। इतने ज़्यादा पत्थरों की बारिश हो रही थी, जो पहली दफ़ा उसने इस मकबरे में पत्थर गिरते हुए देखे वो तो कुछ भी नहीं थे, ये तो इतने ज़्यादा थे कि ना चाहते हुए भी कई पत्थर उसको आकर लग भी गए। सर में, बाजू में, कंधों में, कई जगहों पे उसको पत्थर लग रहे थे। लेकिन वो पढ़ने में रहा कि उसके कानों में एक आवाज आई, बंद कर दे इसको, नहीं तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मैं ताकतवर हो चुका हूं। तेरी बीवी और तेरे बेटे को मैंने, तेरी बीवी और बेटी को मैंने मारा है। और उसी वक्त उसके सामने एक काला स्याह सा साया, जिसको उसने ताबूत से निकलते हुए देखा था, वो काला स्याह साया उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। वो एक काला स्याह साया नहीं था, वही शैतान था, खबीस कदीर। वो एक काले स्याह धुएं के रूप में वो शैतान सामने खड़ा था। उसको रोकने की कोशिश करता रहा, उसको लालच देता रहा, उसको दुनिया जहान के पैसों की लालच देता रहा, उसको क्या कुछ कहता रहा, लेकिन वो चुप करके पढ़ता रहा। यहां तक देखा जब उसने उसकी कोई लालच नहीं काम आ रहा, उस कदीर की कोई भी बात वो नहीं सुन रहा, तो तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त देखते ही देखते कई चिमगादड़ें कमरे के अंदर आईं और उन चिमगादड़ों को देखकर वो डरता, शहजाद जैसा बंदा जो पहले नहीं डरता था, अब तो वो एक मिशन पे था, वो डरा नहीं। पूरा कमरा चिमगादड़ों से भर गया। इतनी ज्यादा चिमगादड़ें थी कि कोई जगह खाली ही नहीं थी कि कमरे में कोई जगह नजर आ जाए। इतनी ज्यादा चिमगादड़ें थी और उन चिमगादड़ों ने बाकायदा उसके सिर्फ एक चेहरा था जिसको छोड़ के पूरे वजूद पे हमले करने शुरू कर दिए। ये तो उसके लिए भी तैयार नहीं था, उसको शदीद तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसको ये पता था जो मैं पढ़ रहा हूं, अगर ये मैंने पढ़ना बंद कर दिया तो ये शैतान मरेगा नहीं। बस उसके ऊपर एक जनून सवार था उस शैतान को मारने का। वो पढ़ता रहा, वो चिमगादड़ें उस पर हमला करती रहीं कि आखिरी लफ्ज़ तक उसने पढ़ डाला। जब आखिरी लफ्ज़ उसने पढ़ डाला तो उसी वक्त उसने उस बोतल को खोला और बोतल का पानी जैसे ही उस सामने खड़े हुए शैतान पे डाला,
खड़े हुए इस चिमगादड़ों पे डाला तो एक आग सी थी जो पूरे चिमगादड़ों को उसने अपनी आग में लपेट लिया। और उसने देखा चिमगादड़ों के बीच में वो छुपा हुआ शैतान जो काला स्याह धुआं था, कदीर, वो भागता फिर रहा है। वो अपने हाथ में पानी लेकर बैठा रहा, वो गोल गोल दौड़ रहा था। जैसे ही उसके सामने आया उसने पानी उसके ऊपर फेंक दिया। पानी का उसके ऊपर पड़ना था कि उसके वजूद को भी आग लग गई। जहां चिमगादड़ें जल जल कर नीचे गिर रही थी उसका वजूद भी जलना शुरू हो गया और चीखो पुकार शुरू हो गई। और उसको वो जुमला याद आ गया कि बस जैसे ही इसको आग लगे तुमने इसी अंगूठी को उतार के इसी जगह पे ही फेंकना है, इसी आग के अंदर ही, और इसके ऊपर भी पानी डाल के तेजी से बाहर आ जाना है। उसने ऐसा ही किया। उसने वो अंगूठी उतारी, उसी ताबूत में डाली और उसके ऊपर जैसे ही पानी डाला तो अंगूठी को और ताबूत को आग लग गई, लेकिन उसका जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो टूटे हुए दिल के साथ, जख्मी वजूद के साथ चलता हुआ बाहर सीढ़ियों की तरफ तो जा रहा था, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। वो नहीं जानता वो कैसे चल के मुश्किलों से ऊपर तक तो पहुंच गया जहां उसका दोस्त सुल्तान अहमद इंतज़ार कर रहा था। और उसने आखिरी जुमला इतना कहा, सुल्तान अहमद, मैंने उस शैतान को मार दिया। और सुल्तान अहमद की आवाज़ आई, हाँ तुम कामयाब हो गए। वो मकबरा ज़मीन बोस हो चुका है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उस आग को मैंने भी देखा है। और वहीं उसी लम्हे सुल्तान अहमद भी अल्लाह को, डॉक्टर शहजाद भी अल्लाह को प्यारा हो गया। उसने उस शैतान को तो मार दिया था, लेकिन अपनी जान का नजराना पेश करके। उसने सही कहा था, अब मेरे जीने का क्या मकसद? मुझे उस शैतान को मारने के लिए अपना वजूद भी ख़त्म करना पड़ा तो मेरी जान भी हाजिर है। मरने से पहले चंद जुमले ही उसने बताए थे कि ये कुछ हुआ था। डॉक्टर शहजाद के वजूद को नमाज जनाजा पढ़ के तो दफना दिया गया। और उस अधूरी कहानी को सुल्तान अहमद जब उस पीर के पास गया तो उन्होंने बताया कि वहाँ क्या हुआ था। और सुल्तान अहमद से कहा, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अधूरी होती हैं, और अल्लाह के नेक लोग ही होते हैं जो उसको मुकम्मल करते हैं। जिसको जिन भूतों पे, ऐसी चीज़ों पे यकीन भी नहीं था, देखो कैसे उसने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी, अपनी फैमिली की कुर्बानी दी, लेकिन उस शैतान को उसने ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर इतना बहादुर कोई और ना होता, इस शैतान को ख़त्म करने के लिए एक बहादुर शख्स की ही ज़रूरत थी, और वही था बहादुर जिसने ख़त्म किया। कोई और ख़त्म नहीं कर सकता था। और यूं उस शैतान को डॉक्टर शहजाद ने ख़त्म कर दिया। लेकिन जहां इतनी बड़ी कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी ज़ाय कब जाती है, कब छुपती है। और यूं उस गांव में और बाकी जगहों पे भी ये कहानी सबको पता लग गई कि वो शैतान ने क्या किया था। और उस शैतान को मारने के लिए डॉक्टर शहजाद ने अपनी फैमिली की कुर्बानी देकर, अपनी जान का नजराना पेश करके उस शैतान को ख़त्म कर दिया था। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।